हेलो एवरीवन, मैं राशिवन स्मार्ट साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मानव पाचन तंत्र के भाग 2 में अध्ययन करेंगे कि भोजन आमाशय एवं उसके आगे की संरचना में उसमें क्या परिवर्तन होता है, क्या चेंजिंग होता है। अभी हम लोग पार्ट 1 में देखे थे कि भोजन मुख से मुखगुहा होते हुए ग्रसनी होते हुए ग्रास नली तक आता है। इसका हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो चलिए पार्ट 2 की भाग 2 की शुरुआत करते हैं। भोजन ग्रास नली के बाद अमाशय में पहुंचता है, यानी ओइसोफेगस के बाद यह स्टोमक में पहुंचता है। यह जो अमाशय है आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। आहार नाल में सबसे अधिक देर तक भोजन कहीं रुकता है तो यहीं अमाशय में ही रुकता है, यानी यह लगभग 4 घंटे वहां रुकता है। इस अमाशय की आकृति कैसी होती है? तो इस अमाशय की आकृति लगभग जे के जैसी होती है, यानी यह जे शेप्ड में होता है। एग्जाम में संभव है इन तीनों से भी क्वेश्चन पूछा जाए कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन है, तो वो अमाशय है। भोजन आहार नाल में सबसे अधिक देर तक कहाँ रुकता है, तो वो अमाशय है। कितनी देर रुकता है, तो लगभग 4 घंटे। उसकी आकृति कैसी होती है, तो लगभग जे के जैसी होती है। अब भोजन जैसे ही अमाशय में पहुंचता है, हम लोग देख चुके थे पार्ट 1 में कि भोजन जो मुख गुहा से निकलता है, मुख गुहा से जो आगे बढ़ता है तो उसे बोलस कहते हैं। तो बोलस जैसे ही अमाशय में पहुंचता है, गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिन ग्लैंड को उत्तेजित कर देता है, यानी जठर ग्रंथि को उत्तेजित कर देता है। और यह जठर ग्रंथि जठर रस का स्रावन करती है, यानी गैस्ट्रिन ग्लैंड गैस्ट्रिन जूस को सिक्रीट करती है। यह जो गैस्ट्रिन जूस होता है यानी जठर रस होता है, इसमें HCl होते हैं, पेप्सिन होते हैं, म्यूकस होते हैं। और अमाशय के द्वारा लगभग 3 लीटर प्रतिदिन जठर रस का उत्पादन होता है, या स्रवन होता है, या सिक्रीशन होता है। अमाशय को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है कार्डियक, दूसरा है फंडिक, तीसरा है पाइलोरिक। यह जो कार्डियक हुआ यह हार्ट के लगभग करीब होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको कार्डियक भाग कहते हैं। और ऑक्सिंटिक कोशिका इसी भाग में पाई जाती है। और यह ऑक्सिंटिक कोशिका क्या करती है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का वो स्रवन करती है, सिक्रीशन करती है। संभव एग्जाम में पूछा जाए कि HCl का सिक्रीशन कौन करता है, स्रवन कौन करता है, तो ऑक्सिंटिक कोशिका हो गई। यह जो HCl होता है इसका pH वैल्यू, pH मान 2 से 3 के लगभग होता है, यानी यह बहुत ही अत्यधिक अम्लीय होता है। कभी यदि वोमिटिंग हुआ हो, उल्टी हुई हो, तो अनुभव हुआ होगा कि जो उल्टी हम लोग करते हैं उसका स्वाद बहुत ही कड़वा होता है, बहुत ही तीता हो, मन एकदम बेचैन हो जाता है। वो जो आता है एकदम खट्टा खट्टा, बड़ा ही मन दूसरे रूप में लगने लगता है। वो इसीलिए लगता है कि उसमें HCl मिला होता है और उसका pH वैल्यू 2 से 3 होता है, यानी वह अत्यधिक अम्लीय होता है। अब हम आते हैं HCl के कार्य पे, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्य पे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है कि भोजन में आए हुए बैक्टीरिया और वायरस को मारने का काम करता है। कुछ बैक्टीरिया वायरस को तो लाइसोजाइम बेकल कैविटी में मुखगुहा में ही मार दिया, लेकिन वो सभी को तो नहीं मार पाया है। तो उसमें से जो बच गए उसको मारने का काम ये HCl ही करता है। इसका अन्य कार्य क्या है, यह टाइलिन की अभिक्रिया को रोक देता है। जो मुखगुहा में टाइलिन मिला था, जो स्टार्च पे काम कर रहा था, स्टार्च के साथ मिलकर उसे माल्टोज में बदल रहा था, उसको यह रोक देता है। भोजन को आम्लीय बना देता है, यानी जो फूड आया ऊपर से वो तो लगभग न्यूट्रल था, हम देखे थे 6.8 था उसका pH लार ग्रंथि का से जो लार निकल रहा था। तो उस भोजन को यह अब अम्लीय बना देता है और एंजाइम को भोजन पर क्रिया करने के लिए एक्टिवेट कर देता है, उसे उत्तेजित कर देता है। अब हम आते हैं बी फंडिक में। यह इसका बीच वाला भाग है, यह अमाशय के बीच का भाग है फंडिक। यहाँ पर एक रुगी या रूजी नाम की एक संरचना मिलती है, जो कि इपिथेलियल स्तर की बनी होती है या इपिथेलियल लेयर की बनी होती है। हम लोगों को जब कभी भूख लगती है तो पेट में कुछ चुभन सी महसूस होती है। सामान्य तौर पे स्टूडेंट तो हमेशा भूख से 2-4 होते रहता है, न खाने का सही समय मिल पाता है, तरह तरह की परेशानियां होती है, इस वजह से भूख से हमेशा 2-4 होते रहता है। हम भी इस परिस्थिति से बहुत बार गुजरे हैं कि चाह कर भी खाना नहीं खा पा रहे थे, वजह चाहे जो भी हो।
तो जैसे भूख लगती है तो पेट में कुछ चुभन सी होने लगती है और इसे हम लोग कहते हैं कि पेट में अब चूहा दौड़ना शुरू कर दिया। और बहुत अधिक भूख लगती है तो हम लोग कहते हैं कि अब चूहा तो छोड़ो, अब बिल्ली दौड़नी शुरू कर दी। तो वहाँ यही होता है कि जब भूख लगती है तो यही रूजी जो है कांटानुमा संरचना, यही भूख लगने पर यही चुभने लगता है। तीसरा और अंतिम पार्ट पाइलोरिक, यह छोटी आंत से यही भाग जुड़ा रहता है, यानी ये जो भाग हुआ यही पाइलोरिक का भाग हो गया। यहाँ से छोटी आंत शुरू हो जाती है तो ये अमाशय का यही भाग इससे जुड़ा होता है। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अमाशय की सबसे भीतरी परत म्यूकोसा की बनी होती है। ये जो अमाशय हुआ इसकी सबसे भीतरी परत यह म्यूकोसा की बनी हुई है। इसी म्यूकोसा में गॉबलेट कोशिका पाई जाती है, यानी गॉबलेट सेल पाया जाता है, जो कि म्यूकस का सिक्रीशन करता है, म्यूकस का स्रावित करता है, म्यूकस को का स्रवण करता है। यह जो म्यूकस होता है यह क्षारीय प्रकृति का होता है, बेसिक नेचर का होता है, और इसी बेसिक नेचर का होने के कारण यह अमाशय की रक्षा कर पाता है, अमाशय की भीतरी लेयर की रक्षा कर पाता है। क्योंकि हम देख चुके हैं कि जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन पाए जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही अधिक अम्लीय होता है, उसका पीएच 2 से 3 तक होता है। तो यह HCl और पेप्सिन अमाशय को भी गला देता है। चूँकि हमारा बॉडी का अधिकतर पार्ट प्रोटीन से बना हुआ है, तो वो प्रोटीन जो होता उस प्रोटीन को पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पचा देता। तो ये नहीं पचा पाता है क्योंकि इसकी भीतरी परत पर म्यूकोसा है, म्यूकस है, और ये म्यूकस क्षारीय नेचर का है। तो ये वहाँ पर HCl को बैलेंस कर लेता है, HCl को रोक लेता है, और HCl और पेप्सिन जो भी काम कर पाता है तो इस स्टोमक में अमाशय में जो मौजूद भोजन है उसी पे काम कर पाता है। अब दूध पर रेनिन अभिक्रिया कर उसे दही के जैसा बना देता है। हम लोग देखते हैं कि जो नवजात शिशु होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दूध पर निर्भर होते हैं, और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनकी अन्न पर निर्भरता बढ़ते जाती है। तो नवजात शिशुओं में रेनिन के अधिक प्रभावी होने का कारण यही है, और यह रेनिन दूध को दही के जैसा बना दिया। इसे ही हम दूसरे रूप में लेते हैं कि केसिन जो कि दूध का प्रोटीन है उसे रेनिन कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल दे रहा है। वयस्कों में पेप्सिन अधिक प्रभावी होता है, अधिक कार्य करता है, तो प्रोटीन को पेप्सिन पेप्टोन में बदल दे रहा है। यह पेप्टोन प्रोटीन का अंतिम पाचन नहीं है, अंतिम रूप नहीं है, बल्कि ये पार्शियल रूप है। प्रोटीन पेप्सिन के द्वारा पेप्टोन में बदल दिया गया। ये पेप्टोन स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में जाता है, तो वहाँ पर अंतिम रूप से यह अमीनो अम्ल में बदलता है, तभी इसका पाचन पूरा माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अमाशय में प्रोटीन का अपूर्ण पाचन यानी इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। यहाँ पर एक टर्म है मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, जिसका फॉर्मूला ये है। यहाँ पर इसकी आवश्यकता क्यों हुई, तो एक हम जानकारी दे दें कि जब किसी वजह से हम लोग गरिष्ठ भोजन कर लें या किसी और वजह से जब HCl का अधिक सिक्रीशन होता है, तो वो जो सिक्रीशन होता है तो उस वजह से पेट में बहुत अधिक फूल जाता है, गैस बन जाता है, बहुत खट्टा ढकार आने लगता है। तो वहाँ पर उससे राहत ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही देता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या तो टैबलेट फॉर्म में या जिस भी फॉर्म में जो मार्केट में अवेलेबल है, अपनी सुविधा अनुसार हम लोग उसे लेते हैं। तो वो बेसिक नेचर होने के कारण ही एसिडिटी में राहत देता है। बहुत सा देखते होंगे मार्केट में आता है कि इतने ही सेकेंड में राहत, पीते ही राहत, बहुत अच्छा लगता है। तो वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ही एक रूप है। यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि हम लोग देखे होंगे कि छोटे बच्चे जब किसी वजह से उल्टी कर देते हैं, वोमिटिंग कर देते हैं, तो वो दूध नहीं होता है बल्कि वो दही के जैसा होता है। वो यही कैल्शियम पैराकैसिनेट है, यानी जो दूध रेनिन मिलकर दही के जैसा बना दिया, वही बच्चे वही वोमिटिंग करते हैं। अब हम आते हैं छोटी आंत पे। छोटी आंत में अमाशय में जितनी देर भोजन को रुकना है, लगभग जो 4 घंटे रुकना है, उसके बाद वहाँ से निकलकर वह स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में आता है। जो छोटी आंत में वह आता है तो उस भोजन के उस रूप को हम काइम कहते हैं। हम देख चुके हैं कि मुख गुहा से जो भोजन अमाशय में आता है उसे बोलस कहते हैं, और अमाशय से जो भोजन छोटी आंत में गया उसे काइम कहते हैं। ये सभी को एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। पाचन छोटी आंत में कंप्लीट हो जाता है, यानी डाइजेशन कंप्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हम लोग देख चुके हैं कि मुख गुहा में 30% स्टार्च का पाचन हुआ,
अमाशय में आकर प्रोटीन का आंशिक पाचन हुआ यानी अपूर्ण पाचन हुआ और पेप्टोन में बदलाया। और वसा तो अभी तक पाचन के रूप में अछूता है, मानव के पाचन तंत्र में वसा अभी तक अछूता है। तो जो वसा हो गया, जो अपूर्ण प्रोटीन है, जो अपूर्ण स्टार्च है, उन सभी का कंप्लीट डाइजेशन इसी अमाशय में स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में ही होता है। इसीलिए लिखें कि मुंह में कुछ स्टार्च का पाचन हुआ, अमाशय में कुछ प्रोटीन का पाचन हुआ और बाकी सभी चीज़ों का पाचन छोटी आंत में, जो भी बचे खुचे हैं सभी का पाचन छोटी आंत में हो जा रहा है। छोटी आंत को अध्ययन के लिए 3 भागों में बांट रहे हैं। पहला है ग्रहणी यानी ड्यूडेनम, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, पाचन एवं अवशोषण से संबंधित सर्वाधिक कार्य इसी भाग में होता है। आहार नाल में जो भी अवशोषण का कार्य होता है, पाचन का कार्य होता है यानी एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन का जो काम होता है, वो सबसे अधिक कहाँ होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में ही होता है। संभव एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक पाचन और अवशोषण कहाँ होता है आहार नाल में, तो वो छोटी आंत में होता है। यह छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। हम पहले देख चुके हैं कि आहार नाल की लंबाई लगभग 9 मीटर और फीट में देखें तो लगभग 30 फीट होती है। तो उस 9 मीटर में लगभग 6.5 मीटर का हिस्सा जो है, पार्ट जो है, यह छोटी आंत का ही होता है। इसीलिए इसे 6 से 7 मीटर लगभग में लिखा गया है और फीट में 20 से 23 फीट लिखा गया है। अमाशय से जो भोजन होता है, जैसे वो ड्यूडेनम में यानी ग्रहणी में पहुंचता है, वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन को, छोटी आंत को 3 भाग में बांटे थे। ग्रहणी है यानी ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो जैसे ड्यूडेनम में वो पहुंचता है तो छोटी आंत के द्वारा कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है, स्रवण किया जाता है। वह जाकर पित्ताशय को यानी गॉल ब्लैडर को एक्टिवेट करता है, उत्तेजित करता है। वहीं एक और हार्मोन सेक्रेटिन होता है। यह सेक्रेटिन हार्मोन अग्नाशय यानी पेनक्रियाज को जाकर एक्टिवेट करता है, उसे उत्तेजित करता है। अब हम आते हैं पित्ताशय पे यानी गॉल ब्लैडर पे। यह जो गॉल ब्लैडर है, इससे जो जूस का सिक्रीशन होता है, जो रस का सिक्रीशन होता है, उसे पित्त रस कहते हैं। यह जो पित्त रस होता है पीले और हरे रंग का होता है और इसका पीएच मान 8 होता है, यानी यह क्षारीय प्रकृति का होता है। इसमें जो पीला रंग होता है वह बाइलिरुबिन के कारण होता है और हरा रंग जो होता है बाइलेवर्डिन के कारण होता है। संभव है एग्जाम में यह भी पूछा जाए कि जो पित्ताशय होता पित्त रस जो होता है उसमें वो पीला रंग किस वजह से होता है? तो बाइलिरुबिन की वजह से। हरा रंग किस वजह से होता है? तो बाइलेवर्डिन की वजह से होता है। बाइल जूस की यानी पित्त रस की प्रकृति कैसी होती है? तो वह क्षारीय होती है। उसका पीएच मान कितना है? तो पीएच मान 8 होता है। हम लोग ये जानते हैं कि आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो होता है, वह उसका जो जीवन काल होता है 120 दिनों का होता है। तो 120 दिन के बाद वह डेथ कर जाता है, डेड हो जाता है। तो वह जब डेड होता है तो वह टूटता है, तो उसमें बाइलिरुबिन नाम का जो है पीला पदार्थ होता है। आरबीसी के टूटने पर पीले रंग का बाइलिरुबिन पदार्थ निकलता है। यकृत यानी लीवर उसे क्या करता है कि उसे फिल्टर करता है, छानता है और छानकर गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में स्टोर कर देता है, जमा कर देता है। यदि किसी वजह से यकृत यह काम नहीं कर पाता है तो खून में बाइलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, यानी पीले पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। फलस्वरूप हमारा शरीर पीला दिखने लगता है, आँख भी पीला हो जाता है और इसी को जॉन्डिस कहते हैं या हिंदी में पीलिया बीमारी कहते हैं। अब हम आते हैं पित्त रस के कार्य पे। पित्त रस का क्या कार्य है, बाइल जूस का क्या कार्य है? तो यह काइम के माध्यम को अम्लीय से क्षारीय कर देता है। हम पढ़ चुके हैं कि काइम यानी अमाशय में जो HCl का सिक्रीशन होता है, तो उस वजह से अमाशय में भोजन अम्लीय प्रकृति का हो जाता है और वह जब अमाशय से निकलता है तो अम्लीय ही निकलेगा, यानी काइम वहाँ पर अम्लीय है। वो काइम जैसे ड्यूडेनम में ग्रहणी में पहुंचा तो ये जो पित्त रस होता है अम्लीय से क्षारीय कर देता है। क्यों क्षारीय कर देता है? तो पेनक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशयी रस जो होता है वह क्षारीय माध्यम में ही कार्य कर पाता है, तो इसी वजह से ये उसे क्षारीय कर देता है। हम लोग एक सामान्य रूप में ये जानते होंगे या कहीं देखे होंगे, किन्हीं से सुने भी होंगे कि जैसे मछली लोग जब खरीदते हैं और उसे बनवाते हैं
तो मछली बनवाने के समय पित्त को बहुत मतलब सावधानी से उसे अलग किया जाता है, क्योंकि यदि पित्त फूट जाता है तो पूरी मछली जो है वो कड़वा कड़वा हो जाती है, स्वाद में कड़वी एकदम हो जाती है। फिर यदि कोई चिकन भी बनवाए होंगे, कटवाए होंगे, तो वहाँ पर भी पित्त को बहुत सावधानी पूर्वक अलग किया जाता है, नहीं तो पूरा चिकन जो होता है, पूरा मुर्गा जो होता है वो भी बिल्कुल स्वाद में कड़वा हो जाता है, उसका कोई स्वाद नहीं आता है। अब जो पित्त रस में पित्त लवण पाया जाता है, पित्त रस में पित्त लवण पाया जाता है यानी बाइल साल्ट पाया जाता है, जो कि सोडियम कार्बोनेट होता है यानी NaHCO3 होता है। यह क्या काम करता है? तो यह वसा को तोड़ देता है। हम पहले देख चुके हैं कि जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें वसा भी होता है, तो वो वसा गुहा में भी उसमें कोई कार्य नहीं हो पाता पाचन संबंधी, आमाशय में भी उसमें पाचन संबंधी कोई कार्य नहीं हो पाता। तो उसकी शुरुआत यही ड्यूडेनम, यही ग्रहणी से होता है, और उस ग्रहणी में भी यह शुरुआत बाइल साल्ट ही करता है, यानी पित्त रस में पाया जाने वाला पित्त लवण ही उसे छोटे छोटे टुकड़े में कर देता है। तो उसके पाचन की शुरुआत यहीं हो गई, और शुरुआत किया बाइल जूस किया, पित्त रस किया। यह एंजाइम नहीं होते हुए भी पाचन का काम करता है, यानी पित्त रस एंजाइम नहीं है, ये एक प्रकार का रस है, लेकिन यह भी पाचन का कार्य कर रहा है। संभव है एग्जाम में यह भी पूछा जाए कि वह कौन सा रस है जो कि एंजाइम नहीं होते हुए पाचन का कार्य करता है, तो वह पित्त रस है। यह गॉल ब्लैडर जो होता है लीवर में यहाँ पर पाया जाता है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं अग्नाशय पे यानी पेनक्रियाज पे। यह देखिए, अमाशय के पास एक संरचना पत्ती के आकार की होती है, पत्ती नुमा संरचना होती है, जिसे अग्नाशय कहते हैं। और यह अग्नाशय जिस रस का सिक्रीशन करता है, स्रवण करता है, उसे अग्नाशयी रस कहते हैं। ये देखिए अग्नाशय यहाँ लिखा है, इसका आकार कैसा हो गया? तो पत्ती के जैसा हो गया, और ये जिस रस का सिक्रीशन किया उसे अग्नाशयी रस कहते हैं। इस अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। क्यों पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? तो जो हम लोग भोजन करते हैं, यानी मानव जो भोजन करता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इसी तीनों को पचाने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। तो अग्नाशयी रस में जो एंजाइम मिलते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन करते हैं, प्रोटीन को भी पाचन करते हैं और वसा को भी पाचन करते हैं, इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कि अग्नाशयी रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो अग्नाशयी रस में कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एमाइलेज एंजाइम मिलता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। हम देखे थे कि लगभग 30% जो स्टार्च था उसका पाचन मुंह गुहा में ही, वहाँ पर टाइलिन और डायस्टेज नाम का जो एंजाइम था उसे माल्टोज में बदल दिया था, और जो रेस्ट बच गया था उसे लगभग यहीं पर एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर माल्टोज में बदल दिया। वसा को लाइपेज नाम का एंजाइम वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल दिया। वहीं अमाशय में जो प्रोटीन का अपूर्ण पाचन हुआ था, यानी पेप्टोन और प्रोटियोजेज जो था, उसे ट्रिप्सिन मिलकर पेप्टाइड में बदल देता है, और इस पेप्टाइड को फिर आंत ग्रंथि यानी इंटेस्टाइनल ग्लैंड से जो पेप्टाइडेज नाम का एंजाइम मिलता है वह अमीनो अम्ल में बदल देता है। अब हम आते हैं आंत ग्रंथि यानी इंटेस्टाइनल ग्लैंड पे। आंत ग्रंथि के द्वारा जिस एंजाइम का सिक्रीशन होता है उसमें बहुत से एंजाइम होते हैं, उसे सम्मिलित रूप से सक्कस इंटेरिकस कहते हैं। उस सक्कस इंटेरिकस में हमें बहुत सारे नहीं, कुछ की जानने की आवश्यकता। एक तो पेप्टाइडेज को हम यहाँ देख ही लिए, वहीं सुक्रेज नाम का जो एंजाइम होता है वह सुक्रोज को ग्लूकोज में बदल देता है। माल्टेज नाम का एंजाइम इस माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। एक सामान्य कंसेप्ट है कि जिसके भी अंत में एज लगा हुआ होता है वह एंजाइम होता है। जैसे देखिए सुक्रेज है, माल्टेज है, पेप्टाइडेज है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत एक दूसरे से मिलती हैं, वहाँ पे एक संरचना पाई जाती है जिसे कि अपेंडिक्स कहते हैं। वह जो अपेंडिक्स होता है, जैसे ये देखिए बड़ी आंत है और ये छोटी आंत है, यहाँ पे जो मिल रही है, तो यहाँ पे अपेंडिक्स नाम की संरचना पाई जाती है। वर्तमान समय में यह मानव में अवशेषी अंग के रूप में है, यानी वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में है। वर्तमान समय में अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है। अवशेषी अंग उसे कहते हैं
ये अंग पहले मानव में काम करता था, लेकिन वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता नहीं है। तो जो अंग पहले कभी काम करता हो, वर्तमान समय में उसका कोई कार्य नहीं रह गया हो, लेकिन वह अवशेष के रूप में आज भी मौजूद है, तो उसे अवशेषी अंग कहते हैं। भविष्य में माना जाता है कि ये अंग का भी लोप हो जाएगा। ये अपेंडिक्स हर्बीवोरस यानी शाकाहारी जंतु में आज भी फंक्शन में है, आज भी कार्य में है। यह जो होता है वहाँ पे सेलुलोज के डाइजेशन का काम करता है, सेलुलोज के पाचन का काम करता है। लेकिन मानव में मानव अब सेलुलोज उस रूप में नहीं खाता है। यह साबित करता है कि मानव संभव है कि पहले जो है वो हर्बीवोरस था, शाकाहारी था। तो ये अपेंडिक्स वही हुआ। यहाँ पे भी लिखेंगे छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पे जुड़ती है वहाँ पे अपेंडिक्स नाम की संरचना पाई जाती है, या अवशेषी अंग इसे कहते हैं। कभी कभी कुछ लोगों में ऐसा होता है कि अपेंडिक्स जो होता है ये यहाँ पे वो पाया जाता है। अपेंडिक्स जो होता है वो किसी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, या कभी कभी वो फट भी जाता है, तो वह बहुत तेज़ दर्द करता है, और अपेंडिक्स फटने पे कई बार वो मृत्यु का भी कारण बन सकता है। तो उस स्थिति में डॉक्टर जो होते हैं उसे सर्जरी कर निकाल देते हैं, फिर मानव जो हो जाता है वो फिर से पहले की तरह ठीक हो जाता है। तो उस निकालने का असर मानव पे नहीं पड़ता है। ये अवशेषी अंग अपेंडिक्स वही है। अब हम बड़ी आंत को 3 भागों में बांटते हैं। एक भाग है सीकम, दूसरा भाग है कोलोन और तीसरा भाग है रेक्टम। तो बड़ी आंत और छोटी आंत, जहाँ पे बड़ी आंत की शुरुआत हो रही है यहीं पे छोटा सा गोल भाग है, यही सीकम कहलाता है, और इसके बाद का भाग कोलोन कहलाता है। इस कोलोन को फिर से 4 भागों में बांटते हैं। जो ऊपर की ओर खड़ा गया उसे असेंडिंग कोलोन कहें, जो क्षैतिजवत हो गया उसे ट्रांसवर्स कोलोन कहें, जो नीचे की ओर गया उसे डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं, और यहाँ पर ये जो कोलोन है हल्का एस की तरह स्ट्रक्चर हो गया, तो इसलिए इसे सिग्मोइड कोलोन कहते हैं। तीसरा और अंतिम पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का, बड़ी आंत का मलाशय है, रेक्टम है, जो कि गुदा द्वार के द्वारा बाहर खुलता है, यह गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकलता है। तो जो भी अपचे पदार्थ होते हैं वो फाइनली रूप से, अंतिम रूप से आकर यही मलाशय में ही वह स्टोर होते हैं, जमा होते हैं। एक चीज़ और हम बताएं कि जो हम लोग भोजन करते हैं वो मुख गुहा से जो नीचे ग्रास नली में आता है तो वह बोलस उसे कहते हैं। जो स्टोमक में, आमाशय में भोजन होता है उसे काइम कहते हैं, और जो भोजन छोटी आंत में आता है उसे काइल कहते हैं। और वही काइल अंतिम रूप तक मलाशय तक पहुंचता है। इसीलिए यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मलाशय में जो मल इकट्ठा होता है उसे क्या कहते हैं, तो वो उसे काइल कहते हैं। और ये जो मल होता है, जो अपचे पदार्थ होते हैं, वो बाइलिरुबिन के कारण ही वो उसका रंग पीला होता है। हम देखे थे कि बाइल जूस यानी पित्त रस में 2 उसका रंग होता है पीला और हरा, तो उसमें जो पीला रंग होता है वो बाइलिरुबिन के कारण होता है, वहीं हरा रंग लिवर्डिन के कारण होता है। तो जो पीला रंग हो गया बाइलिरुबिन के कारण, वही पीला रंग के कारण मल का भी रंग पीला होता है। तो इसलिए एग्जाम में यदि कई बार पूछा भी गया है कि मल का रंग या लैट्रिन का रंग पीला क्यों होता है, तो बाइलिरुबिन के कारण होता है। और यह जो मल होता है, यह जो अपचा पदार्थ होता है, वह गुदा द्वार के द्वारा समय समय पर उसे बाहर निकाला जाता है। और गुदा द्वार जो होता है वह स्फिंक्टर मांसपेशी का यानी स्फिंक्टर मसल्स का बना होता है। और बड़ी आंत का एक काम और है कि यह जो है यह जल का अवशोषण करता है, यानी जो भी अवशोषण पहले हुआ जल का, लेकिन बचे हुए जल का, सभी जल का अवशोषण ये बड़ी आंत ही कर लेता है। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने जो मानव पाचन तंत्र में सहायक पाचन ग्रंथियों को पढ़ा है, उन सभी पाचन ग्रंथियों को एक जगह समराइज कर दे रहे हैं। तो मानव में लार ग्रंथि पाई जाती है, यानी सैलिवरी ग्लैंड, जो कि 3 पेयर में होती है, 3 जोड़ी होती है। इसमें जो 3 पाचन ग्रंथियां हैं, 3 लार ग्रंथियां हैं, वो एक पहली है पैरोटिड, यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। वहीं 2 अन्य में सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। इससे जो एंजाइम निकलता है उसमें 4 एंजाइम होते हैं। एक है लाइसोजाइम जो कि जीवाणुरोधी होते हैं, दूसरा म्यूकस जो कि भोजन को चिपचिपा बनाता है, वहीं टाइलिन और डायस्टेज मिलकर कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है। अब हम आते हैं जठर ग्रंथि पे, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड पे। इसे गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन एक्टिवेट करता है, तभी जठर ग्रंथि
अपना जो है सो वो जठर रस का सिक्रीशन करती है, स्रवण करती है। उस जठर रस में रेनिन, पेप्सिन, HCl ये सभी पाए जाते हैं। रेनिन बच्चों में अधिक एक्टिव होता है, अधिक सक्रिय होता है। वह दूध में मिलने वाले केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। वहीं पेप्सिन जो कि वयस्कों में अधिक सक्रिय होता है, यह प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज में बदल देता है। वहीं एक अन्य HCl है जो कि भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है और यह भी भोजन में आए हुए बैक्टीरिया, वायरस को मारने का काम करता है। अब हम आते हैं यकृत यानी लीवर पर। यह जो लीवर है, यकृत है, यह लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन है। मानव में सबसे बड़ा यदि कोई ग्लैंड है तो वो लीवर है, यकृत है। और वहीं सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, यह जो है सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का लीवर ही है। लीवर ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कोई है तो स्किन है और सेकेंड लार्जेस्ट ये लीवर है। यकृत के अध्ययन को यानी स्टडी ऑफ लीवर हिपेटोलॉजी कहलाता है। और कोलिसिस्टोकाइनिन नाम का हार्मोन इसके पित्ताशय को यानी यकृत में जो पित्ताशय पाया जाता है, गॉल ब्लैडर पाया जाता है, उसे एक्टिवेट करता है, उसे उत्तेजित करता है। और इस यकृत का वजन लगभग एक वयस्क में 1.5 kg के लगभग होता है। यह पित्ताशय जो पित्त रस का स्रवण करता है, उसमें जो पित्त लवण यानी बाइल साल्ट पाए जाते हैं वो वसा को तोड़ने का काम करते हैं। और इस यह जो पित्त रस होता है वो पीले और हरे रंग का होता है। तो पीला रंग होता है बाइलिरुबिन के कारण, वहीं हरा रंग होता है बाइलेवर्डिन के कारण। अब हम आते हैं अग्नाशय यानी पेनक्रियाज पे। इसकी संरचना लगभग पत्ती के आकार की होती है, यानी इसका जो आकार होता है ये पत्ती के आकार का होता है। सेक्रेटिन हार्मोन इसे उत्तेजित करता है और इससे जो रस निकलता है उसे अग्नाशयी रस कहते हैं। साथ में अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है, क्योंकि यह वसा, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तीनों को पचाने का काम करता है, इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इस अग्नाशयी रस में लाइपेज नाम का एंजाइम होता है, वह वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। एमाइलेज नाम का एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। वहीं ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम पेप्टोन और प्रोटीजेज को, जो कि यहाँ अपूर्ण पाचन हुआ था अमाशय में, उसे पेप्टाइड में बदल देता है। अब हम आते हैं पांचवी और अंतिम आंत्र ग्रंथि यानी इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इसमें जो कोलिसिस्टोकाइनिन नाम का हार्मोन पाया जाता है, यह गॉल ब्लैडर को एक्टिवेट करता है। वहीं सेक्रेटिन नाम का हार्मोन अग्नाशय को उत्तेजित करता है। और इसमें तो वैसे और भी एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग 3 का जिक्र कर रहे हैं। और आंत्र ग्रंथि से जो भी रस का सिक्रीशन होता है उसको सम्मिलित रूप से सक्कस इंटेरिकस कहते हैं। इसमें जो पेप्टाइडेज नाम का एंजाइम पाया जाता है, वह इसी पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है। सुक्रेज नाम का एंजाइम सुक्रेज को ग्लूकोज में बदल देता है। माल्टेज नाम का एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मानव जब भोजन का अंतर्ग्रहण करता है यानी इंजेक्शन करता है, तो वह भोजन आहार नाल में कहीं बोलस रूप में रहता है, तो कहीं वह काइम रूप में रहता है और कहीं वह कायल रूप में रहता है। इसका जिक्र हमने पहले किया है, बावजूद इसे हम फिर से एक जगह इकट्ठा कर बता रहे हैं, एक जगह समराइज कर बता रहे हैं, ताकि आपको इस संदर्भ में कोई कन्फ्यूज़न न हो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में पूरी सुविधा हो। तो देखिए, जब मानव भोजन का अंतर्ग्रहण किया, इंजेक्शन किया, तो बक्कल कैविटी में दांत के द्वारा उसे ग्राइंडिंग की जाती है, पीस कर महीन किया जाता है। साथ में जिह्वा के द्वारा उसमें लार को यानी सलाइवा को अच्छे तरीके से मिला दिया जाता है। यानी जब उसकी ग्राइंडिंग हो गई और सलाइवा मिल गया उसमें, तो भोजन के उस रूप को बोलस कहते हैं। और बोलस का वही रूप ओइसोफेगस तक यानी फेरिंग्स होते हुए ओइसोफेगस तक भोजन का वही रूप रहता है, यानी बोलस फॉर्म में ही रहता है। हम ये देख चुके हैं कि ओइसोफेगस में भोजन का कहीं पाचन नहीं होता है, यानी कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसलिए बोलस कहाँ से कहाँ तक हो गया, तो बक्कल कैविटी से लेकर ओइसोफेगस तक। वहीं जब बोलस का रूप यानी बोलस यानी वो भोजन जब आमाशय में, स्टोमक में पहुंचता है, तो वहाँ पर गैस्ट्रिन जूस मिलता है। जब गैस्ट्रिन जूस उससे मिल जाता है, तो भोजन का रूप जो है बोलस से बदलकर वह कायम हो जाता है, यानी आमाशय में जो भोजन हुआ वह कायम रूप में है। और जब भोजन आमाशय से बाहर निकलता है,
तो वह छोटी आंत में आता है और छोटी आंत होते हुए वह बड़ी आंत तक आता है। तो भोजन का रूप जैसे अमाशय से स्टोमक से बाहर निकला तो वह काइल हो जाता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन का जो भी रूप है, चाहे वो पचे रूप में हो चाहे अपचे रूप में, वह काइल है। इसीलिए रेक्टम में जो भोजन, अपचे भोजन जो इकट्ठे हैं, वह भी काइल का रूप है। इसलिए यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि छोटी आंत में भोजन किस रूप में है तो काइल, ड्यूडेनम में किस रूप में है तो भी काइल, इलियम में किस रूप में है तो भी काइल, जेजुनम में किस रूप में है तो भी काइल, कोलोन में किस रूप में है या रेक्टम में किस रूप में है तो भी काइल। इसे हम फिर से एक बार यहाँ देखते हैं कि ये बोलस, बोलस कहाँ पर हो गया तो मुख गुहा से लेकर ग्रास नली तक यह बोलस रूप में है। वहीं अमाशय में यह काइम के रूप में है और छोटी आंत से बड़ी आंत तक यानी स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, और रेक्टम तो उसी का भाग है, इसीलिए अप टू रेक्टम यह काइल रूप में है। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मानव के द्वारा जिस भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है उस भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को मानव पाचन तंत्र से निकलने वाला एंजाइम उसमें बदलाव लाता है। उस बदलाव को हमने यहाँ पे जिक्र किया है। तो चलिए देखते हैं, मानव जो भी कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च यानी मंड जो भी भोजन लेता है, भोजन के रूप में लेता है, उसके लगभग 30% स्टार्च को मुख गुहा के द्वारा निकलने वाला टाइलिन और डायस्टेज एंजाइम उसे माल्टोज में बदल देता है। वहीं लगभग रेस्ट जो स्टार्च हो जाते हैं उस स्टार्च को पेनक्रियाज यानी अग्नाशय द्वारा निकलने वाला एमाइलेज एंजाइम उसे माल्टोज में बदल देता है। और ये जो माल्टोज हो गए, इस माल्टोज को इंटेस्टाइनल ग्लैंड यानी आंत ग्रंथि द्वारा निकलने वाला माल्टेज एंजाइम उसे ग्लूकोज में बदल देता है। प्रोटीन को स्टोमक यानी अमाशय द्वारा निकलने वाला पेप्सिन एंजाइम उसे पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज में बदल देता है। और यहाँ पर पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का आंशिक या अपूर्ण पाचन होता है। इस पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज को पेनक्रियाज यानी अग्न्याशय द्वारा निकलने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम इसे पेप्टाइड में बदल देता है और इस पेप्टाइड को इंटेस्टाइनल ग्लैंड यानी आंत ग्रंथि से निकलने वाला पेप्टाइडेज एंजाइम इसे अमीनो अम्ल में बदल देता है। वसा यानी फैट को यकृत यानी लीवर के द्वारा जो जिस जूस का सिक्रीशन किया जाता है उस जूस को यानी बाइल जूस को पित्ताशय में स्टोर किया जाता है और इस पित्ताशय से जो बाइल जूस फिर निकलते हैं उसमें जो पित्त लवण होते हैं यानी बाइल साल्ट होते हैं वो वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं और इस छोटे छोटे टुकड़ों को पेनक्रियाज यानी अग्नाशय द्वारा निकलने वाला लाइपेज एंजाइम उसे वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। इस प्रकार मानव पाचन तंत्र पूरा हुआ। हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के बाद मानव पाचन तंत्र के संदर्भ में आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी सहायता मिलेगी, काफ़ी सुविधा होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी इस संदर्भ में कमेंट्स में बताएंगे, कमेंट्स करके। और तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।